हेलो एवरीवन, आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में, बहुत इम्पोर्टेंट है। क्लास 10 में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस अगर समझ में आया तो इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर बहुत आसान हो जाएगा। और इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर अगर आसान होता है तो हमारा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट जो अगला चैप्टर है 10th का, वो भी बहुत आसान हो जाएगा। तो इसको बहुत ही सिंपल वे में हम लोग पढ़ेंगे, ज़्यादा लेंदी नहीं करना है, कंसेप्ट को एकदम क्लियर से समझना है। इसके बेस्ड पे न्यूमेरिकल भी आता है, थ्योरेटिकल बेस्ड भी हम लोग पढ़ेंगे। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इसको भी से इंडिकेट किया जाता है। तो ध्यान दीजिए, इससे पहले हम लोग कुछ नेचुरल फेनोमेना के बारे में डिस्कस करते हैं। नेचुरल फेनोमेना अगर हम बोल दिए तो इसका मतलब इसमें इंसान का कोई काम नहीं है, है ना, यानी कि सारा का सारा चीज नेचुरली होगा। नेचुरल इवेंट या फेनोमेना कह लो। पहला चीज हम लोग ये देखते हैं कि जो एयर का फ्लो होता है, एयर का जो फ्लो होता है, नेचुरली बता रहे हैं, एयर का जो फ्लो होता है वो कैसे होता है? हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, ठीक। सेकंड जो है हम ये समझना चाह रहे हैं, वाटर का जो फ्लो होता है वो हाई लेवल टू लो लेवल होता है। तीसरा एक और एग्जांपल लेते हैं कि हीट का जो फ्लो होता है नेचुरली वो हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर होता है, ठीक। ये तीनों एग्जाम्पल से आपको हम क्लियर करेंगे। नेक्स्ट हमारा है जो इस चैप्टर में चार्ज का फ्लो होना है, उसमें कौन फिजिकल क्वांटिटी रोल प्ले करेगा, ये हमको समझना है। चलिए ध्यान दीजिए, एयर का फ्लो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, यानी एक तरफ हाई प्रेशर होगा एक तरफ लो प्रेशर होगा, इसका मतलब प्रेशर डिफरेंस होगा। बात को समझिए। कोई कह दे कि एयर का फ्लो प्रेशर के वजह से होता है तो गलत बात है। एयर का फ्लो जो है प्रेशर डिफरेंस की वजह से होता है, प्रेशर की वजह से नहीं। इधर भी 10 एटमॉस्फेयर इधर भी 10 एटमॉस्फेयर, एयर का फ्लो होगा ही नहीं। अगर इधर 15 एटमॉस्फेयर इधर 10 एटमॉस्फेयर प्रेशर है तो इधर से इधर फ्लो हो जाएगा एयर, है ना। यानी कि एयर का जो फ्लो होता है वो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, यानी कि ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस, ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस। वाटर का जो फ्लो होता है हाई लेवल टू लो लेवल, यानी कि ड्यू टू लेवल डिफरेंस। हीट का जो फ्लो होता है हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर, यानी ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस, ठीक। मेरा बात फिर से समझिए। जैसे वाटर का फ्लो हुआ है ना, वाटर का फ्लो हुआ तो हम कहेंगे लेवल की वजह से हो रहा है, नहीं, लेवल की वजह से नहीं हो रहा। आप एग्जाम्पल देख सकते हो। जैसे मान लो एक बीकर है, इसका नाम हम B1 दे देते हैं, और एक और बीकर है सेम साइज का और सेम लेवल, इसमें भी वाटर है, इसका नाम B2 दे देते हैं। इधर से इधर हम एक पाइप को कनेक्ट कर दिए, कोई वाटर का फ्लो नहीं होगा। यहाँ लेवल है, इसमें भी देखो, मान लेते हैं इसका लेवल H1 है ना, इसका लेवल वाटर का H1 मान लो, तो इसका भी H2 मान लो, और यहाँ पे क्या है H1 बराबर H2, तो लेवल तो दोनों में है H1 और H2, और जो कि बराबर है, तो यहाँ पे वाटर का फ्लो नहीं हो पाएगा लेवल होने के बावजूद भी। तो क्या होना चाहिए? लेवल का डिफरेंस होना चाहिए। यानी कि अगर एक कंटेनर में हाई लेवल है तो दूसरा कंटेनर में लो लेवल होना चाहिए, है ना। अब देखिए यहाँ पे लेवल का डिफरेंस है, लेवल है और लेवल का डिफरेंस भी है, तो यहाँ पे वाटर का फ्लो हो जाएगा, है ना, इधर से इधर चलेगा वाटर। ठीक उसी तरह से हीट के फ्लो के बारे में बात कर रहे थे, तो हीट का जैसे मान लो ये बॉडी है, ये बॉडी है, इधर भी 120 डिग्री सेल्सियस, इधर भी 120 डिग्री सेल्सियस, दोनों इसका टेम्परेचर T1 इसका टेम्परेचर T2 और T1 बराबर T2 है, तो क्या हीट का फ्लो होगा? नहीं होगा। टेम्परेचर की वजह से थोड़ी ना हीट का फ्लो होता है
टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से होता है। ना तो हीट इसका इधर जाएगा, ना तो हीट इसका इधर जाएगा। अब यही हम कह दें कि अगर एक बॉडी है एक 120 डिग्री सेंटीग्रेड का और एक बॉडी और है जो कि मात्र 20 डिग्री सेंटीग्रेड का, तो हीट पक्का इधर से इधर जाएगा, यानी हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर। क्यों? क्योंकि यहाँ टेम्परेचर डिफरेंस है ना, टेम्परेचर डिफरेंस है। तो नेचुरली बात कर रहे हैं, बहुत सारा इवेंट है जो कि एक डिफरेंस की वजह से उसमें फ्लो होता है। एयर की बात करें तो एयर जो फ्लो होता है हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, यानी कि प्रेशर डिफरेंस की वजह से। वाटर जो फ्लो होता है वो लेवल के डिफरेंस की वजह से। हीट जो फ्लो होता है वो टेम्परेचर के डिफरेंस की वजह से। तो चूंकि हम लोग को पढ़ना है इलेक्ट्रिक करंट, है ना, तो आप क्लास 8 में भी पढ़ चुके हैं, 7 में भी थोड़ा सा दिया हुआ रहता है कि इलेक्ट्रिक करंट यानी फ्लो ऑफ चार्ज। देखो तो फ्लो फेनोमेना यहाँ भी है, तो फ्लो होगा तो किसके वजह से होगा? तो यहाँ पे जो चार्ज फ्लो होगा वो हाई पोटेंशियल यानी हाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से, हाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से किधर होगा? लो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल चार्ज का फ्लो। तो यहाँ पे किसकी वजह से हो रहा है? ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस। बहुत इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है, ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस। तो चलिए ये बात तो समझ में आ गया ना कि चार्ज का जो फ्लो होगा वो पोटेंशियल डिफरेंस के वजह से होगा, नॉट पोटेंशियल डिफरेंस के वजह से होगा। ठीक, तो पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ने से पहले हम सबसे पहले पोटेंशियल के बारे में तो जान ले, यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में जान ले, है ना। तो नेक्स्ट जो हम लोग हेडिंग बनाएंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। नाउ अब जो हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, है ना, इसको डिनोट भी से करते हैं। सबसे पहले इसको डिफिनीशन को क्लियर करते हैं कि ये डिफिनीशन क्या कह रहा है कि द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट, है ना, एक पॉइंट के लिए। पहले इसको माइंड में फोकस करो। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब सादा नहीं रहेगा, किसी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो समझ लीजिए कि सबसे पहले इस बोर्ड पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट किए। कैसे? तो एक चार्ज को हम यहाँ चिपका दिए, किसी को दिख नहीं रहा है ना, लेकिन यहाँ पे एक प्लस क्यू चार्ज है जो कि पूरा में इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर दिया। ठीक, अब आइए ध्यान दीजिए। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ वर्क डन in bringing a unit positive charge from infinity to that point। अब समझिए इसको सिंपल लैंग्वेज में कि मान लीजिए यहाँ पे इन्फिनिटी पॉइंट है यहाँ पे, और इधर दूर मान लेते हैं इन्फिनिटी है, थोड़ा दूर रहेगा अच्छा रहेगा। इन्फिनिटी पे एक आदमी को यहाँ खड़ा कर दिए, उसका नाम एजेंट है। ठीक, अब जो है इसको ऑर्डर दिया गया, और यहाँ पे इत्तेफाक देखो कि यहाँ पे एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज भी है। ठीक, ये इलेक्ट्रिक फील्ड में है, पहले बता चुके हैं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड में है। ये एजेंट जो है इन्फिनिटी पे है, एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है, और उसका मन में इच्छा है कि हम यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इस पॉइंट पे लाएं, इस पॉइंट पे, यानी वो पॉइंट का नाम दे दिया P। ठीक, तो पहला चीज उसको यहां से यहां तक लाने में सिंपली रूप से काम करना पड़ेगा। आप कहिएगा सर काम करना पड़ेगा तो किसके विरुद्ध काम करना पड़ेगा? बिना कोई अपोज किए हुए वहां पे हम लोग काम नहीं करते, यानी एजेंट कोई काम नहीं करता है ना। कहीं ना कहीं अपोजिशन फोर्स का रहना भी जरूरी है। तो यहाँ कौन अपोज करेगा इसको इन्फिनिटी से यहाँ तक चार्ज को लाने में? तो ध्यान दीजिए, हम मान लेते हैं यूनिट पॉजिटिव चार्ज को यहाँ पे कंसीडर करते हैं कि कैसा क्या हाल रहा होगा। तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, ये प्लस क्यू चार्ज है, ये भी प्लस है। तो ये प्लस और प्लस, इसके ऊपर ये वाला चार्ज का फील्ड इसके ऊपर फोर्स लगाएगा ना इधर की ओर, एफ क्यू इसको लिख लेते हैं।
और एजेंट चाह रहा है कि हम इसको उठा करके इधर की ओर लेकर के आए, तो यानी फोर्स अब एजेंट इधर की ओर लगाएगा। कौन लगाने वाला है? एजेंट, वही जो आदमी वहां खड़ा है। और डिस्प्लेसमेंट भी चाहेगा इधर की ओर, यानी फोर्स का डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन सेम होता है। यानी फोर्स लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट लग रहा है, यानी फोर्स लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, इट मीन्स वर्क डन हो रहा है। कौन कर रहा है? तो एजेंट कर रहा है ना। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ वर्क डन बाई एजेंट हुआ कुछ, और यही वर्क डन का नाम कहला जाता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब कहोगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहाँ का? तो P पॉइंट का, Vp लिख देते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P। ठीक, पॉइंट P। एक बार फिर से, है ना। मेरा मकसद ये है, यानी एजेंट का मकसद ये है कि यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से इस P पॉइंट तक लाएं, है ना। तो लाने में जितना उसको काम करना पड़ेगा, वही वर्क डन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाएगा इस पॉइंट का, क्योंकि अब तो चार्ज यहाँ आ चुका है। अब कहिएगा सर कैसे लाएगा, कौन सा रास्ता से लाएगा? तो कोई रास्ता अपना लो, मर्जी आपकी, है ना। कोई कहेगा कि सर एजेंट ऐसे चाह रहा है लाने के लिए, तो ला सकते हो। एजेंट चाहेगा तो ऐसे ला सकता है ना, वो सीधा भी ला सकता है, रास्ता कोई भी हो चलेगा, है ना। बस ये है कि इनिशियल पोजीशन ये है उसका और फाइनल पोजीशन ये है। तो फाइनली अब फाइनल टच हम लोग देने जा रहे हैं। तो ये बात समझ में आ गया होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अगर एक पॉइंट का हमें डिफाइन करना है तो सबसे पहला चीज़ कि किसी पॉइंट का डिफाइन होता है। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ इलेक्ट्रिक फील्ड में होना चाहिए सारा काम। तो ये दोनों तो चलो हम लोग समझ गए हैं। अब तीसरा चीज़ है, ये है डायरेक्ट डिफिनीशन पे कि इन्फिनिटी पे यूनिट पॉजिटिव चार्ज, कितना चार्ज? यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है। एक एजेंट को इन्फिनिटी से एक पार्टिकुलर पॉइंट P तक लाने में जो वर्क करना पड़ेगा, वही वर्क कहलाएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P। इतना बात समझ में आ गया। अब देखिए, कभी कभी ऐसा भी बात आपसे कहा दिया जाएगा कि क्या हमेशा यहाँ पे +1 चार्ज रहेगा? हो सकता है बहुत ज़्यादा चार्ज है और ये इसको ला करके यहाँ रखना चाहे। तो एक और डायग्राम हम बनाते हैं। नाउ अब हमारा क्या मकसद है, यहीं पे देख लो थोड़ा सा कि एक इन्फिनिटी है, एक एजेंट है, और यहाँ मान लो +Q चार्ज, और इस P पॉइंट पे उसको लाना है ना। +Q चार्ज को P पॉइंट पे लाना है, उसको वर्क डन मान लो कि +Q चार्ज को P पॉइंट तक लाने में, समझना ध्यान से, है ना। +Q चार्ज को P पॉइंट तक लाने में W वर्क डन करना पड़ा। यानी मान लेते हैं, है ना जी, मान लेते हैं कि +Q चार्ज को टू ब्रिंग, ऐसे लिख देते हैं, लेट टू ब्रिंग +Q चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट P, W वर्क इज डन। कौन किया? एजेंट। W वर्क इज डन। चूंकि टू ब्रिंग +Q चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट P, इन्फिनिटी से पॉइंट P तक +Q चार्ज लाने में W काम करना पड़ा। तो आपको P पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफाइन करना है, तो वो तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज के लिए डिफाइन होता है। तो कैसे? तो देख लो, इसलिए टू ब्रिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट P, W/Q वर्क डन करना पड़ेगा, और यही कहलाएगा आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल P पॉइंट का, यानी कि W/Q। अच्छा, ये W कहाँ से वर्क डन किया गया? W जो वर्क डन किया गया वो कहाँ से चार्ज को कहाँ तक लाने में किया गया? तो यानी इन्फिनिटी से P पॉइंट तक, थोड़ा सिंपल करने के लिए और ऐसे लिख देते हैं, इन्फिनिटी P, मतलब इन्फिनिटी से P पॉइंट तक चार्ज को लाने में हमें इतना वर्क डन करना पड़ा। ये भी समझ में आ गया। यानी आपका बहुत ही अच्छा
फॉर्मूला तो बन गया ना, जनरलाइज इसको करते हैं, यानी कि जनरल जो फॉर्मूला बना वो V इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू। ठीक, V इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, इसको समझना बहुत जरूरी है ना। हम कह रहे हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो डिफिनीशन देखो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो डिफिनीशन है वो यूनिट पॉजिटिव के लिए ना डिफाइन हुआ है, यूनिट पॉजिटिव के लिए। तो अगर प्लस क्यू रहता या कुछ और भी रहता तो हम उसके लिए वर्क डन मान लो इतना आया तो यूनिट पॉजिटिव के लिए निकालेंगे, तभी तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम निकाल पाएंगे। बात को समझिए, है ना। तो ये दोनों तरह से हम आपको बता दिए, ये डिफिनीशन बेस्ड है, ये भी डिफिनीशन बेस्ड है ना। आपका फॉर्मूला निकल गया V इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू। अगर थोड़ा सा और डीपली हम लोग जानना चाहें तो जान सकते हैं, समझिएगा, है ना। क्लास 9 में आप लोग पढ़े होंगे कि जो वर्क डन होता है वो एनर्जी में कन्वर्ट किया जा सकता है और एनर्जी भी वर्क डन में कन्वर्ट किया जा सकता है। एक एक्सपेरिमेंट आप लोग को बताया गया था, है ना, फेमस जो एक्सपेरिमेंट था जूल का। तो अकॉर्डिंग टू जूल एक्सपेरिमेंट वर्क को एनर्जी में, एनर्जी को वर्क में कन्वर्ट कर सकते हैं। यानी कि अब देखिए कुछ बात ऐसा होने जा रहा है कि समझो, पहले प्लस क्यू चार्ज को यहाँ तक लाने में एजेंट अपना वर्क डन कर रहा है ना। इस आदमी को देखो, अभी यहाँ पे एकदम फुल एनर्जेटिक में ऐसे खड़ा है ना। ये प्लस क्यू चार्ज को लेकर के आया, आते आते यहाँ पे एकदम थक गया और आराम से ये आदमी सो जाता है ना। तो थक गया, इसका मतलब इसका एनर्जी कहीं ना कहीं बॉडी से रिलीज हुआ है ना, लॉस किया है। तो फिर एनर्जी गया कहाँ, खत्म तो नहीं होगा इस दुनिया से। तो वो एनर्जी जो है इस चार्ज में स्टोर हो जाता है। यानी कि जैसे जैसे जितना ज़्यादा वर्क डन करते जाएंगे उतना एनर्जी उसमें स्टोर होते जाएगा। यानी प्लस क्यू चार्ज को जब एजेंट काम करके पी पॉइंट पे ला रहा था तो उसका वर्क डन किया हुआ, यानी एजेंट के द्वारा जो वर्क डन है वो चार्ज के अंदर स्टोर हो रहा था एक एनर्जी के फॉर्म में। उस एनर्जी का नाम हम लोग देते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी या फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो क्या आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते हो, वर्क बाई चार्ज जो है ऊपर में वर्क की जगह पे एनर्जी बाई चार्ज भी लिख सकते हैं। और ये कौन सा एनर्जी है, बोलिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी या इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। बात तो समझ में आ गया होगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी या इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी कहाँ से आया जी, तो जो वर्क डन किया एजेंट प्लस क्यू चार्ज को इन्फिनिटी से एक पार्टिकुलर पॉइंट पी पे लाने में किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, तो वो वर्क डन जो है इसमें स्टोर होते जा रहा है ना। किस एनर्जी के फॉर्म में, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में। यहां तक बात समझ में आ गया। अब हम एक कंक्लूजन लिख लेते हैं थोड़ा सा, है ना, मिटा देते हैं इसको। अब कंक्लूजन क्या है, एक में सबको कर लें कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बराबर क्या होगा। तो पहला था वर्क डन बाई एजेंट डिवाइडेड बाई चार्ज, और दूसरा क्या बताए थे, एनर्जी के फॉर्म में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी बाई चार्ज पर यूनिट चार्ज। यानी कि आप लिख सकते हो V इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू एक तरह से, या फिर आप ये भी लिख सकते हो V इज इक्वल टू एनर्जी बाई क्यू। यहाँ से इसका एक और फॉर्मेट E बराबर वी क्यू, यहाँ से इसका एक फॉर्मेट W बराबर वी क्यू। इसके ऊपर ऑब्जेक्टिव न्यूमेरिकल आते हैं। क्लियर हो गया, बात समझ रहे हैं ना। चलिए, E का मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है ना। देखो पोटेंशियल टर्म ही डिफाइन होता है पॉइंट के लिए, बार बार इस बात पे हम जोर दे रहे हैं।
है ना। और सुनिए, अब इसका थोड़ा सा सिंपल कर लेते हैं। एसआई यूनिट क्या होगा बताओ, देख लो ना। एसआई यूनिट, ऊपर वर्क है तो ऊपर जूल, यानी भी का हो जाएगा जूल, नीचे कूलम, दैट इज जूल पर कूलम, ठीक। और इसको हम लोग नाम दे देते हैं क्या चीज, वोल्ट। एक वोल्टा, अलेक्जेंडर वोल्टा साइंटिस्ट के नाम पे, क्योंकि वही सबसे ज़्यादा इसके ऊपर वर्क किए थे यानी रिसर्च के फील्ड में, तो उनके ऑनरशिप में ये नाम दे दिया गया, ठीक। यहाँ तक कोई दिक्कत? अच्छा, ये स्केलर है कि वेक्टर, बोलिए। तो ये जो है वो स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी कैसे पता चला जी आपको? तो देखो, वर्क भी स्केलर, चार्ज भी स्केलर। स्केलर में स्केलर से डिवाइड कीजिएगा तो जो रिजल्ट आता है वो पक्का स्केलर होगा, ठीक। तो ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है, या इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कह सकते हो, वो स्केलर क्वांटिटी है। इसका हमने यूनिट भी निकाला। अब देखो, सीबीएसई का एक फेमस क्वेश्चन है कि डिफाइन 1 वोल्ट, हर बार यूनिट को कहता है डिफाइन करने के लिए, ठीक। तो हम लोग अब 1 वोल्ट के बारे में डिफाइन करने जा रहे हैं। नोट तो कर लिए होंगे आप लोग। चलो समझो, यानी कि क्वेश्चन क्या पूछेगा आपसे, डिफाइन 1 वोल्ट, है ना। तो देखो, फॉर्मूला से ही कर लो डिफाइन। पहले इसका स्ट्रक्चर तैयार करो। आपको पता है V इज इक्वल टू W/Q होता है। इसको आपको लाना है 1 वोल्ट, तो क्यों ना आप सिंपल वे में वर्क डन कर लो 1 जूल, और चार्ज कितना है 1 कूलम, ठीक। तो आ जाएगा 1 वोल्ट। अब इसको थोड़ा सा सिंपल वे में समझो कि सब चीज़ कहाँ हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड में। फिर याद दिला रहे हैं, भूलना नहीं है ये काम, है ना। तो इन्फिनिटी पे एक +1 कूलम चार्ज रखा हुआ है, समझिए बात को। इन्फिनिटी पे +1 कूलम चार्ज रखा हुआ है। कोई एजेंट P पॉइंट पे इसको लेकर के आया, और वो एजेंट जो वर्क किया, वर्क डन बाय एजेंट, वो कितना हो गया, कितना जूल किया, इतना जूल किया। मतलब ऐसा डिस्टेंस पे वो लाया, P पॉइंट यहाँ से इतना दूरी पे है कि 1 कूलम चार्ज को वर्क डन करके लाने, 1 कूलम चार्ज को इन्फिनिटी से P पॉइंट तक लाने में उसको मात्र 1 जूल वर्क करना पड़ा। तब हम कहते हैं कि इस P पॉइंट का जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो 1 वोल्ट है। यानी अब कैसे लिखोगे, अब तो स्टेटमेंट में लिखना होगा ना। तो 1 वोल्ट, ये समझ में आया कि नहीं, कि 1 कूलम चार्ज को इन्फिनिटी से एक पार्टिकुलर पॉइंट P तक लाने में अगर एजेंट 1 जूल वर्क करता है तो इस पॉइंट का पोटेंशियल 1 वोल्ट कहलाएगा। यानी कि 1 वोल्ट इज, क्या लिखेंगे, अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल व्हेन 1 कूलम +1 कूलम चार्ज bringing from infinity to a particular point P such that 1 joule work is done in electric field by agent। बात समझ में आया, क्लियर है ना इतना? चलिए नेक्स्ट जो है स्केलर के बारे में तो बता ही दिए, इसमें तो कोई और हम लोग को एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए। कि फिर से एक बार कि 1 कूलम चार्ज +1 कूलम चार्ज को इन्फिनिटी से P पॉइंट तक लाने में हमें 1 जूल का वर्क डन करना पड़ा। यानी कि इस प्रकार हम P पॉइंट को एस्टेब्लिश किए कि हमें मात्र 1 जूल वर्क करना पड़ा, तो यहाँ का पोटेंशियल जो है 1 वोल्ट हो जाएगा, ठीक। अब कुछ स्मॉलर यूनिट है और बिगर यूनिट, वो लिखा देते हैं, आपको ये काम करेगा न्यूमेरिकल बनाने में।
जैसे स्मॉलर यूनिट में आते हैं, स्मॉलर यूनिट में जैसे कहेगा 1 मिली कूलम, सॉरी 1 मिली वोल्ट, कूलम बोल रहे हैं, यानी 1 MV इज इक्वल टू, तो मिली मतलब 10⁻³ वोल्ट होता है। 1 माइक्रो कहेगा वोल्ट, कितना के होता है 1 माइक्रो वोल्ट। ठीक, इस तरह से डिनोट करते हैं। 10 पर पावर, माइक्रो का मतलब 10 पर पावर -6 वोल्ट हो जाएगा। कुछ बिगर यूनिट भी है, 2 ही ज़्यादा यूज होता है ना। बिगर यूनिट्स में कहेगा पहले 1 किलो वोल्ट, देखते होंगे आप लोग ट्रांसफार्मर को बोलते हैं ना कि इतना केवी का है, तो देखो 1 केवी इसको बोला जाता है ना। तो 1 किलो वोल्ट, किलो मतलब 10 पर पावर 3 वोल्ट। अच्छा, मेगा भी पूछता है, MV 1 मेगा वोल्ट, यानी 1 MV कितना हो जाएगा जी, मेगा मतलब 10 पर पावर +6, माइक्रो मतलब माइनस, अब मेगा मतलब देखो माइक्रो मतलब -6, मेगा मतलब +6। ठीक,